क्या हो अगर हम चांद को डिस्ट्रॉय कर दे तो? दोस्तों, हमारा मून यानी कि चंद्रमा धरती की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। रात के आसमान में इसे हम धरती के हर कोने से देख सकते हैं। ये धरती पर इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और हमारी हिस्ट्री में मून और उससे जुड़े कई फेनोमेनन को काफी महत्व दिया गया है। यही कारण है कि ये हमारी लाइफ और हमारे कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या हो अगर हम इंसान मून को डिस्ट्रॉय कर दे तो? मतलब अगर कल के दिन हमारा चांद नहीं रहेगा तो क्या इसका हमारी लाइफ पर कोई असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट A119 के बारे में बताया था। ये यूएस गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान था जिसके द्वारा वो चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करना चाहते थे। आई वुड रिकमेंड कि आप भी उस वीडियो को जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, उनका ये प्लान कैंसिल हो गया था और आज तक किसी भी देश ने ऐसा कुछ करने की नहीं सोची। पर क्या सच में ऐसा कुछ किया जा सकता है? आई मीन कि क्या हम न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से मून को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। चांद कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर हम दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ मून की ओर भेजेंगे तो भी इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कम से कम 100 करोड़ बार ऐसा करना होगा। वो दिवाली में छोटे मोटे पटाखे होते हैं ना, मून के लिए ये न्यूक्लियर वेपन बस उतना ही काम करेंगे। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि कल के दिन हम ऐसे एडवांस्ड वेपन को डेवलप कर लेते हैं जो एक बार में चांद के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर दो प्रकार के कंडीशंस बन सकती है। पहली कंडीशन तो ये कि चांद के टुकड़े हमारी धरती के ग्रेविटी के कारण उसके करीब आएंगे और उसको ऑर्बिट करने लगेंगे। इस तरह ये टुकड़े धरती के चारों ओर एक रिंग सिस्टम क्रिएट कर लेंगे और हमारा प्लैनेट सैटर्न की तरह रिंग सिस्टम वाला हो जाएगा। लेकिन अगर धरती की ग्रेविटी मोर देन एक्सपेक्टेड हुई तो ये टुकड़े मीटियोराइट्स के फॉर्म में हमारी धरती पर बरसने लगेंगे और ये हमें काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब चूंकि चांद हमें रात के समय में ही दिखता है तो हमें दिन में इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रात के आसमान में हमें कोई मून नहीं दिखेगा। इससे हमें अपने आसमान में कई ऐसे तारे भी देखने को मिलेंगे जो पहले चांद की लाइट के कारण हमें विजिबल नहीं हो पाते थे। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब हमारा चांद धरती और सूरज के बीच में आ जाता है। लेकिन अगर मून होगा ही नहीं तो सोलर एक्लिप्स जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे कि चांद धरती को ऑर्बिट इसीलिए करता है क्योंकि वो धरती से ग्रेविटेशनली अटैच्ड है, लेकिन हमारी धरती भी मून की ग्रेविटी का असर झेलती है। धरती के ओशियंस में आने वाले टाइड्स के पीछे का रीजन मून की ग्रेविटी ही होती है। खुशी की बात तो ये है कि मून के बिना भी हमें टाइडल फोर्सेस देखने को मिलेंगे क्योंकि इनके पीछे का रीजन सिर्फ मून ही नहीं होता बल्कि हमारे सूरज की ग्रेविटी भी होती है। लेकिन फिर भी इसमें करीब 25 से लेकर 30% तक का ड्रॉप देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि सर्फिंग जैसे गेम्स कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। समुद्रों में लहरें तो उठेंगी लेकिन वो इतनी विशाल नहीं होंगी कि हम उन पर सर्फिंग कर पाए। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोगों को भी मून के ना होने के कारण अपनी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस करने होंगे क्योंकि वो तो अभी टाइड्स के साथ ही अपनी जिंदगी के टाइम टेबल को बनाते हैं। लेकिन चांद के ना होने पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तक मैंने आपको चांद के ना होने पर होने वाली जिन भी घटनाओं के बारे में बताया वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या चांद के ना होने पर भी हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी या फिर इसमें कोई बड़े चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है? अब मैं आपको जिन चीजों के बारे में बताने वाला हूं वो सच में धरती से लाइफ को खत्म करने की ताकत रखती है। दोस्तों, हमारी धरती की एक्सिस अभी 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है। कुछ हजारों या लाखों साल के इंटरवल में धरती की एक्सिस में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है और वो 22.1 से लेकर 24.5 डिग्री की टिल्ट के बीच वैरी करती रहती है। हमारा चांद धरती को हमेशा स्टेबल बनाए रखता है और इसे अपने एक्सियल टिल्ट में ज्यादा बदलाव नहीं करने देता है। लेकिन अगर चांद नहीं होगा तो धरती की एक्सियल टिल्ट 45 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में हमारा सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। धरती के क्लाइमेट
एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और कई जगहों का क्लाइमेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। धरती के पोल्स पहले की तरह ठंडे नहीं रहेंगे क्योंकि इन पर भी सूरज की लाइट कॉन्स्टेंटली पड़ती रहेगी। इससे अंटार्कटिका में जमी पूरी बर्फ पिघल जाएगी और अंटार्कटिका के रूप में इंसानों को रहने के लिए एक नया कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। इक्वेटर के आसपास के देशों में हमें समय समय पर स्नोफॉल देखने को मिलेगी और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ एशिया के जिन देशों में आज तक स्नोफॉल देखने को नहीं मिली है और जहां बेतहासा गर्मी पड़ती है, वो जगह आपको बर्फ से ढकी हुई मिलेंगी। ये चेंजेस परमानेंट नहीं होने वाले, बल्कि ये कुछ हजार सालों के समय में बदलते रहेंगे और इंसानों को हमेशा ही इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ढालते रहना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि चांद ने हमारे कल्चर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बना लिया है। हमारे देश भारत में ही हम ऐसी कई फेस्टिवल्स मनाते हैं जो पूरी तरह चांद पर ही डिपेंडेंट होती है। अगर चांद नहीं होगा तो ये फेस्टिवल्स भी कभी नहीं मनाए जा सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए करवा चौथ को ही ले लीजिए। उस दिन तो महिलाएं चांद को देखे बिना खाना भी नहीं खाती है और ईद भी तभी मनाई जाती है जब इसके एक दिन पहले ईद का चांद आसमान में दिखता है। चांद के बिना एस्ट्रोलॉजी यानी कि हमारा ज्योतिष शास्त्र भी अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। जब हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोचते हैं तो हम दूर दूर के प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स की कल्पना करते हैं, लेकिन चांद के बिना हमारे इस सपने को पूरा होने में और भी ज्यादा समय लगने वाला है। चलिए जानते हैं कैसे। चांद हमारी धरती के बाहर इंसानों के लिए सबसे पास वाला ठिकाना है। ये धरती के बाहर का पहला और एकमात्र ऑब्जेक्ट है जिस पर इंसान जा चुके हैं। जब भी हमें आउटर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को समझना होता है या फिर कोई और टेस्टिंग करनी होती है तो हम सबसे पहले इसकी टेस्टिंग चांद पर ही करते हैं। लेकिन अगर चांद नहीं होगा तो हमें इसके लिए मार्स का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल तक हम मार्स पर स्पेस प्रोब्स भेजने की टेक्नोलॉजी तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन इंसान अभी भी मार्स पर नहीं जा सकते। सेकेंडली, स्पेस प्रोब्स को मार्स पर जाने में काफी ज्यादा समय लगता है और इस दौरान हमारे बहुत से मिशंस फेल भी हो जाते हैं। चांद धरती के काफी करीब है और यहां तक जाने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है। फ्यूचर में अगर हम चाहे तो चांद पर टेलीस्कोप्स और लॉन्च पैड्स भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन धरती के बाहर के किसी और ऑब्जेक्ट पर ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इन शॉर्ट, चांद हमारे लिए यूनिवर्स का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और ये धरती पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमें आज या कल तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ना होने पर लॉन्ग टाइम में धरती और यहाँ पर रहने वाले जीव बहुत ही परेशानियों का शिकार होने वाले हैं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि चांद पर न्यूक्लियर वेपन का यूज करने जैसी बेवकूफी करने की तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए और इसे डिस्ट्रॉय करने से हमारी लाइफ ही खतरे में पड़ने वाली है। चांद है तो हम हैं और यही सत्य है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूं जो कि चांद से ही रिलेटेड है। आप सभी लोग तो अपोलो 11 के क्रू मेंबर्स के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको अपोलो 12 के क्रू मेंबर्स के नाम पता है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट्स में बताना। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। और हाँ, गूगल मत करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाकर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।